आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड सरकार ने अभी अभी एक मेगा शो किया, इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। और सरकार का ये दावा है कि ये सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे समापन के दिन, और एक बड़ा इनिशिएटिव उत्तराखंड सरकार की ओर से सामने रखा गया है। क्या आने वाले समय में ये ग्लोबल समिट गेम चेंजर साबित हो सकती है उत्तराखंड के लिहाज से? क्योंकि रोजगार पहली श्रेणी पर आता है, सबकी नज़र रोजगार पर है कि कितना रोजगार मिलेगा। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सरकार सब एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए अनुसार किस तरह से 2047 यानी कि विकसित भारत का जो सपना लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उस मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच 5 राज्यों का नतीजा भी आया है। बीजेपी के जो हौसले हैं वो इस समय ऊंचाइयों पर हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो वो क्या कहने वाले हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और अक्सर जनता के सवालों को लेकर, जनता की बातों को लेकर जनता के बीच में रहने वाले विधायक हैं। और इन्वेस्टर समिट में भी इन्होंने शामिल होकर अपनी बातें भी रखी हैं, कुछ बातें बोली भी हैं। अरविंद पांडे जी, आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। आपने कहा इन्वेस्टर समिट की है, एक मेगा इवेंट किया है। आपने कहा कि जो उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं वो भगवान हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में जहाँ राजनीतिक लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए जनता के विश्वास को हाशिए पर रख दिया है नेताओं ने, ऐसे माहौल में जनता का विश्वास हासिल करना यह अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और इस चुनौती को स्वीकार किया है हिंदुस्तान नहीं, इस विश्व का नेता नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जनता के विश्वास को हासिल किया है, और ऐसा विश्वास हासिल किया है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी जी अगर जो किसी बात को बोलते हैं तो बहुत ईमानदारी से, देश के हित में, मानव जाति के हित में वो उनका शब्द सार्थक हो, यह विश्वास उन्होंने हासिल कर लिया है। और उसी नाते मैंने कहा कि अगर जो मोदी जी पत्थर को भी छू लें तो वो मणि बन जाता है। यह विश्वास की बात है। इस इन्वेस्टर समिट में मोदी जी आए और उन्होंने जितनी उद्योग जगत की हस्तियां हैं उन लोगों ने बहुत आग्रहपूर्वक उन सबसे मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर एक से एक विरासत है, एक से एक भगवान की दिया हुआ तोहफा है, गिफ्ट है, हमको उसको समझना चाहिए। और उसमें से एक प्रमुख स्थान है उत्तराखंड। तो लोगों से अपील किया कि आप अपने बच्चों की, बेटियों की शादी विदेशों में मत कीजिए, आप उत्तराखंड में आप शादी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उद्योगपतियों से यह भी निवेदन किया कि आप अपनी कमाई का 5 या 10% भी उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट करते हैं या एक मकान बना के रहते हैं तो उद्योग में तो जो फ़ायदा नुकसान है ये बात की बात है, इससे देवभूमि का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये शब्द उत्तराखंड को बहुत आगे ले गए। और मैं यहाँ का एक छोटा सा विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, उत्तराखंड का एक वासी होने के नाते मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को जब जब छुआ है, उत्तराखंड की इकोनॉमी बहुत आगे गई है। चाहे बद्रीनाथ हो, हमारे बाबा केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। हम इसके लिए हम मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। साथ में मैं स्वयं भी इस इन्वेस्टर समिट में जो उद्योगपति आए, हम भी उनसे निवेदन करना चाहते हैं।
इससे प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है कि जो भी उद्योगपति आएगा वो हमारा भगवान बन के आएगा। हम उनके सामने याचक हैं। इससे प्रदेश के नेता, अभिनेता और आम नागरिक जब तक हम याचक की भूमिका में नहीं आएंगे तब तक उद्योगपति यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि एक उद्योगपति किसी इलाके में एक अपना प्लांट लगाता है तो अनगिनत परिवारों का चूल्हा उससे जलता है। तो जिस परिवार में उस उद्योगपति की वजह से चूल्हा जलता है, वहाँ का परिवार का पेट पलता है, उस परिवार के लिए वह उद्योगपति भगवान है। इसीलिए हमको उद्योगपतियों को भगवान का दर्जा देना चाहिए। और जो यहाँ के उत्तराखंड के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब लोग याचक की भूमिका में जब तक नहीं आएंगे उद्योगपति हमारे यहाँ नहीं आएंगे। और मैं अभी कल ही अपने मुख्यमंत्री जी से मिला मैं, और मुख्यमंत्री जी से कहा है मैंने कि श्रीमान, और मुख्यमंत्री जी खुद ही इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी देखो, ऐसे विश्वास हासिल नहीं होता है। लक्ष्यता कहाँ 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ की एग्रीमेंट हो, करार हो, MOU साइन हो, लेकिन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा अनुबंध हो चुका है और लगभग 47,000 करोड़ से ज़्यादा का ग्राउंडिंग हो चुकी है। यह अपने आप में एक मुख्यमंत्री जी की भी कहीं न कहीं विश्वास उद्योगपतियों ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी दे के आया हूँ इस सफलता के लिए, बधाई दे के आया हूँ। और यह भी सुझाव दे के आया हूँ कि जो मोदी जी ने उद्योगपतियों से एक आग्रह किया कि आप उत्तराखंड में उद्योग लगाइए, अपने बच्चों की यहाँ शादी कीजिए, तो जिस लेवल की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, हमको उस लेवल को देने के लिए हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट की उपलब्धि है। तो जहाँ मोदी जी के आग्रह पे, उनके निर्देश पे उद्योगपति या प्रमुख घराने यहाँ शादी करने आएंगे तो हमारी गवर्नमेंट क्या उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की स्थिति में है? तो मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं, ताकि जो बड़े उद्योगपति अपने बच्चों का विवाह करने आएंगे तो हम यहाँ भी उद्योगपतियों से हम चाहेंगे कि मैदान से लेके पहाड़ तक जहाँ वो उनको सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करें। हमारी गवर्नमेंट सुविधाएं देने के लिए तैयार है। तो जब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल्स जब बनेंगे जहाँ की कम से कम 20, 30, 50 हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता हो। अब एक ही शादी ओली में हुई, कई तरह के हमारे नेताओं ने विवाद खड़े कर दिए। तो जब इतना हम छोटा मन लेके काम करेंगे तो निश्चित ही हम बाहर के लोगों को, हम अपने आगंतुकों को हम स्वागत नहीं करेंगे तो उत्तराखंड प्रदेश का कैसे भला होगा? पहाड़ को कैसे सर तरजीह देंगे? मैदानी इलाका अब हमारे पास सीमित बचा है, उधम सिंह नगर का है, हरिद्वार का है, यहाँ शुरुआत में उद्योग लगे भी हैं। क्या ये भी सरकार प्लान कर रही है कि पहाड़ों को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उन्हें भी जोड़ा जाए? उसके लिए क्या सरकार का प्लान है? जब तक हम भाई साहब बात करते हैं रिवर्स पलायन की, रिवर्स पलायन देखिए बातों से कभी भी नहीं होगा ठीक। रिवर्स पलायन आपकी मंशा है, सरकार की मंशा है। हमारी वर्तमान की सरकार इस उद्देश्य से काम कर रही है। और इस इन्वेस्टर समिट में कई विभागों की इंडिविजुअल विभागवार मीटिंग हुई, हमारे मंत्रियों ने, हमारे सचिवों ने बैठक ली और इनका प्रमुख उद्देश्य यही है जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। जो कल हमारे मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, मैंने बात की कि श्रीमान, हम उधम सिंह नगर जिला और हरिद्वार, हम इन्हीं को डेवलपमेंट की श्रेणी में रखेंगे तो इस प्रदेश का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। रिवर्स पलायन हो और पहाड़ का एक समुचित विकास हो, ये जब ही संभव हो पाएगा कि जब पहाड़ की दृष्टि से हम चीज़ों को सोचें। जब तक हम पहाड़ की दृष्टि से जो जो हो सकता है, हम एक ही बार में कहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बातों से ठीक नहीं होगा, करने से होगा। और मुझे ध्यान है कि एक उद्योगपति मुझे मिले, मैं 2-3 दिन यहाँ लगातार मैं रहा हूँ देहरादून, उनसे मैंने बात की तो जैसा एक यहाँ के उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने कॉलेज बनाया और उस कॉलेज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज में कोई भी हॉस्टल नहीं चलेगा,
कोई भी रेस्टोरेंट या कैंटीन नहीं चलेगी। जो आसपास के जितने लोकल के गांव हैं, प्रत्येक ग्रामवासी अपना पीजी खोले गांव में। जब पहाड़ के गांव में हम पीजी की व्यवस्था देंगे, एक कॉलेज खुल जाएगा, उस कॉलेज में मान लीजिए 2000 बच्चे गए, तो उन 2000 बच्चों को रहने के लिए जगह चाहिए, खाना भी चाहिए, दोपहर का भी, शाम का भी, उनको चाय भी चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, उनके मिलने जुलने वाले उनके अभिभावक भी आएंगे, गेस्ट भी आएंगे। तो उनके रहने के लिए जब तक गांव वासियों को हम इस अभियान से नहीं जोड़ेंगे और उनके मकानों को ही अपना आशियाना नहीं बनाएंगे, तब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ऐसे ही हमको अभी फर्स्ट फेज में कम से कम अच्छे अच्छे कॉलेज हमको हायर एजुकेशन के लिए हमको पहाड़ों में स्थापित करना चाहिए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, रहने के लिए वातावरण अच्छा मिलेगा। और जो लोग अपने घरों में ताला बंद करके आ गए हैं पहाड़ में, वो कहीं ना कहीं जब अपने मकान को पीजी में इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में इस टाइप से काम करने चाहिए। उद्योगों को तो लगाएं, रिवर्स प्लान का भी फायदा उठा लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, थोड़ा राजनीतिक है। 5 राज्यों का इलेक्शन जब चल रहा था, आपने तो वहाँ ड्यूटी भी बजाई है भाजपा की तरफ से, आप राजस्थान गए हैं, लंबे समय तक रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी आपने किया है। जब नतीजे नहीं आए थे, तमाम एग्जिट पोल और सब यही कह रहे थे कि बीजेपी का इन प्रदेशों से सुपड़ा साफ हो रहा है। ऐसा क्या मैकेनिज्म था भाजपा का वहाँ? आप तो ग्राउंड लेवल पर रहे, कौन सा माइक्रो मैनेजमेंट था और क्या आप देख रहे हैं 2024 में बीजेपी की तर्ज पर क्या कर रहा है संगठन इस समय भाजपा का? इस चुनाव का जो परिणाम है भाई साहब, ये 100% विचारधारा और जो पार्टियों का, संगठनों का जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं हावी रहा है। और कैरेक्टर कैसा? आप लंबे चौड़े इतिहास में या 60 साल का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वर्तमान में देखिए। अभी ये कांग्रेस के सांसद हैं जो कई बार चुनाव लड़े कांग्रेस से लोकसभा का, लेकिन जनता ने उनको नकारा कि ये बेईमान लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को जनता की अदालत में जिसको फेल किया गया, उसको राज्यसभा में पहुंचाया। और आपने देखा होगा, इस देश की जो मशीनें हैं वो गर्म हो गई हैं, मशीनें नोट नहीं गिन पा रही हैं। 351 करोड़ रुपए की गिनती अब तक हो चुकी है भ्रष्टाचार की कमाई की। कांग्रेस के नेता घर से निकलना बंद उनका हो चुका है। इस भाव को जनता जानती है, इस भाव को इस देश की जनता जान चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यह देश जिस पे विश्व के कोने कोने के विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी पे विश्वास कर रहे हैं, बीजेपी पे विश्वास कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो शाखाएं स्थापित की है उस पे देश की जनता और विश्व के लोग जो ईमानदार लोग हैं वो विश्वास कर रहे हैं। ये उसी का प्रतिफल है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हैं, लोग मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं कि ये वही क्षण हैं। अगर जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा। ये उसी का परिणाम है कि आज 4 प्रदेशों में से 3 प्रदेश जो बड़े प्रदेश हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं जो मोदी जी का करैक्टर है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार एक भविष्य, इस भाव के साथ जो काम किया है, तो हिंदुस्तान की जनता ने इसको स्वीकार किया है और ये संदेश दिया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव औपचारिकता है। देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे, ये जनता ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है। और मैं जनता का, जितने प्रदेशों में सरकार बनी है वहाँ की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक प्रदेश के अंदर किसी कारण नहीं बन पाई, फिर भी हमको बहुत बड़े वोट भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दिया है, वहाँ की जनता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आदेश जनता ने दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे अरविंद पांडे, गदरपुर से विधायक, भाजपा विधायक। और 5 राज्यों के इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पर संघ के संघ चालक एक बार मंच से उन्होंने कहा था कि संघ का व्यक्ति है, काम कर रहा है, दिखता नहीं है। वो इन 5 राज्यों में दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सारे लोग नकारना शुरू कर रहे थे, जब एग्जिट पोल भी विपरीत जा रहे थे, तब बीजेपी को इस बात का पूरा इल्म था कि यहाँ क्या होने वाला है इन 5 राज्यों में। जाहिर तौर पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है और 5 सीटों को टारगेट यहाँ भाजपा कर रही है, जो
कि बीजेपी चाहती है और उसे विश्वास है कि वो 5 सीटें जीतेगी, और उसी के फलस्वरूप जो इन्वेस्टर समिट यहाँ हुई है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर बीजेपी उसे मानकर चल रही है। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, नेता इस समय 2024 पर नजरें लगाए बैठे हैं और जनता के बीच कूद पड़े हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।